अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, दिस इज़ मी डॉक्टर वक़ास सनाई। आज हम न्यूट्रिशन वाले सेक्शन शुरू कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का। पिछले सेक्शन में हम मेटाबॉलिज्म वाला सेक्शन कवर कर चुके हैं, तो अगर किसी ने वो नहीं देखा तो उधर चैनल पे मौजूद है, देख ले। हमारे साथ जो न्यूट्रिशन में हमारे साथ फैट्स है, वाइटामिन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज का टॉपिक हम वाइटामिन के बारे में पढ़ेंगे। वाइटामिन हमारे साथ दो तरह के, एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, दूसरे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी एंड सी है हमारे साथ, जबकि फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई एंड के है। अब अच्छा, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल चाहिए होता है, डिपेंडेंट होता है बाइल एमल्सिफिकेशन पे, पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस पे एंड इंटेक्ट इलियम पे, क्योंकि इलियम इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। तो अगर किसी का गट रिजेक्शन हुआ हो जिसमें इलियम ना हो, या क्रोन डिजीज वगैरह हो, तो इस तरह अगर पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस नहीं है हमारे साथ, पेनक्रियाटाइटिस हुआ है या कुछ और मसला है, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टिक फाइब्रोसिस, पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस नहीं आ रहे, तो इसमें ये क्या होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स हो सकती है, जिसकी वजह से स्टेटोरा होगा, सारे जो फैट्स हैं एब्जॉर्ब नहीं होगा, एमल्सिफिकेशन नहीं हुई, सारा बाहर निकलेगा, तो इसकी वजह से विटामिन भी बॉडी से बाहर निकलेंगे, तो इसकी वजह से सारी फैट सॉल्युबल विटामिन की डिफिशियंसीज हो जाएगी। तो आज अभी शुरू करते हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है विटामिन ए। इसमें क्या क्या है, इसमें रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, ये सारी चीज़ें जो है विटामिन ए में है। इसमें अगर जो याद रख ले तो इसका फंक्शन एज ए एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा विजुअल पिगमेंट्स, रेटिना से आप याद रख ले, रेटिना में क्या होता है, रेटिनल। तो ये रेटिना से रेटिनल, तो आई एम सी गुजर सकता है कि कौन सा वाला है जो इस पे यूज होता है, तो रेटिनल ये कि विजुअल पिगमेंट्स में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारी विजन होती है, खासकर नाइट विजन। इसके अलावा ये किस लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी है नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल सेल के लिए, जो एपिथेलियल सेल स्पेशलाइज्ड सेल में डिफरेंशिएट होते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो मेटाप्लेजिया होंगे, तो इस वजह से ये प्रिवेंट करता है स्क्यूमस मेटाप्लेजिया को, इसका ये नॉर्मल फंक्शन है। अब अगर इसकी डिफिशियंसी होगी, तो चूंकि ये विजुअल पिगमेंट में था, तो इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होगी, जिसको नेक्टलोपिया कहते हैं। इसके अलावा ड्राई आइज होंगी, जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। और जो कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा पे आपको इसके जो स्क्वेमस है ना, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाएगा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं होगी, और आपको बाइटॉट स्पॉट की तरह नजर आएंगे। आप देख सकते हैं ये बाइटॉट स्पॉट की तरह आपको नजर आएंगे। तो ये एमसीक्यू याद रख ले, अक्सर ये एमसीक्यू याद आता है कि बाइटॉट स्पॉट आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको कंजंक्टिवा पे मिलेंगे बाइटॉट स्पॉट, अब इसकी वजह से होते हैं। और इसकी वजह से अलावा कॉर्निया जो है, इसकी डिजनरेशन हो, क्योंकि कॉर्निया पे भी एपिथेलियम है, तो वो भी डिग्रेड हो जाएगा, इसकी डिजनरेशन होगी, तो इसको केराटोमेलेशिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके अलावा ये ड्राई एंड स्केली स्किन विकास करता है, जिसकी वजह से जीरोसिस क्यूटस कहते हैं। सही है, तो ये कुछ चीज़ है जिसकी डिफिशियंसी की वजह से ये कस होती है। तो सबसे मोस्ट लाइक मतलब आइज, मतलब जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, कॉर्निया को ये करता है, कंजक्टिवा पे एक्ट करता है, रेटिना पे करता है, तो ये सारा इसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है, तो आपके लिए याद रखना आसान होगा। अब अगर इसको एक्सेस में दिया जाए, अगर ये विटामिन एक्सेस में हो, तो इसकी वजह से एक्यूट या क्रोनिक टॉक्सिसिटी का होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है कि ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ा देता है, एक्यूट हो चाहे ये क्रोनिक टॉक्सिसिटी हो, ये आईसीपी को बढ़ा देता है। और इसके अलावा जो जिसके लिए हम दे रहे थे, उसी को ये दोबारा से काज कर ले, जैसे एलोपेशिया, ड्राई स्किन, ड्राई आइज, ये सारा ये काज कर लेता है, और साथ में हेपेटिक टॉक्सिसिटी कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें थी, इस पर ये आपने को याद रखनी है। अब हमारे साथ ये आता कहाँ से, विटामिन ए कहाँ से आता है, तो विटामिन ए जो है ये लिवर एंड लीफ वेजिटेबल इनसे आ रहा होता है, इनमें ये मौजूद होता है। के अलावा ये जो यूज़ होता है, ये रिंकल्स और एक्निस के लिए भी यूज़ किया जाता है। रिंकल्स और एक्निस को ख़त्म करने के लिए ये विटामिन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी पीरियड्स वाटर रोटेशन की हो या चल रही हो, तो उसमें क्या होता है, इसमें मीजल्स के लिए जब बच्चों को मीजल हो जाता है, तो उनको विटामिन ए का विटामिन सप्लीमेंटेशन देते हैं। किस लिए, क्योंकि मीजल की जो आउटकम्स होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, मतलब फिर वो इतना सीवियर उसके कंसिक्वेंसेज नहीं होते। इसके अलावा ये हम जो देते हैं एक्निस और रिंकल्स के लिए, तो ओरल आइसोट्रेटिनिन देते हैं। ये आइसोट्रेटिनिन जो सिस्टिक एक्निस होते हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें होता है विटामिन ए होता है। इसके अलावा अगर आपको हेमाटोलॉजी सेक्शन से याद हो, तो ये एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक एपीएमएल उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। और उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है, उसमें अल्ट्रांस रेटिनोइक एसिड, ये एमसीक्यूज आता है कि अल्ट्रांस रेटिनोइक किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, तो ये एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक्सिस में यूज़ किया जाता है, मीजल्स आउटकम को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम ये देंगे ये अल्ट्रांस रेटिनोइक एसिड या एज़ोट्रेटिनाइन, तो ये क्या है, ये टेराटोजेनिक है, तो इसलिए आपने उन फीमेल को या जो इनको ये मसला हो, उनको आपने पहले से बता देना है कि उन्होंने प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, कम से कम 2 ईयर्स तक उनको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियरली टेराटोजेनिक्स है, जिसकी वजह से एक लिप पेलेट एंड कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है। इस वजह से जब आप दे भी रहे हो, तो आपने सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना है कि वो नेगेटिव हो, और 2 फॉर्म्स ऑफ कंट्रासेप्शन आपने इंश्योर कर लेनी है। इसके बाद आपने ये शुरू कर लेना है। सही है, तो ये था विटामिन ए के बारे में।
अब जाते हैं दूसरा विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा विटामिन है विटामिन डी। ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी दो फॉर्म में होता है, या तो कोलिकैल्सिफेरॉल के फॉर्म में होता है D3, या एर्गोकैल्सिफेरॉल D2 के फॉर्म में होता है। ये दोनों जो है ना डाइट से आ रहे होते हैं, लेकिन ये D3 जो है ना ये स्किन से भी आ रहा होता है। जिसका एक्सपोजर हो जाती है सन को तो कोलेस्ट्रॉल 7 कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से एमसीक्यूज आता है कि कौन सा वाला प्रोडक्शन होती है। अगर सन एक्सपोजर हो तो D3 की एक्सपोजर हो प्रोडक्शन होती है। अब ये दोनों आ जाते हैं, स्टोर होते हैं लिवर में। लिवर में किस फॉर्म में? 25 हाइड्रोक्सी D3 फॉर्म के में ये स्टोर होते हैं, जो 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आता है कि हम जब टेस्ट करते हैं विटामिन डी की डिफिशिएंसी के लिए तो कौन सा फॉर्म देखते हैं? तो 25 हाइड्रोक्सी D3 ये वाला फॉर्म हम लेब्स पे देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। अब फिर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब किडनी में चला जाता है, किडनी में इसकी एक्टिवेशन हो जाती है 125 हाइड्रोक्सी D3 पे एक्टिवेशन हो जाती है, तब ये इसका एक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिव फॉर्म क्या करता है? अब रीनल सेल्स पे जाके वहाँ पे कैल्शियम एंड फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर लेते हैं। जब कैल्शियम फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो यूरिन में कम हो जाएगी ना, जाहिर सी बात है। इंटेस्टाइन पे जाके वहाँ पे भी कैल्शियम एंड फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देता है। बोन पे जाके अगर ये याद रख ले, अगर ये कम अमाउंट में रिलीज हो रहा हो तो ये तो मिनरलाइजेशन कर रहा होता है, मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट को डिपॉजिट करता है बॉन पे, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में हो तो वापस उनसे रिलीज कर रहा होता है। कैल्शियम फॉस्फेट को रिलीज कर रहा होता है बॉन में, अगर ज़्यादा अमाउंट में ये रिलीज हो रहा हो तो मतलब सिंपल सी बात क्या है कि इसका काम ये है कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट को बॉडी में इंक्रीज करता है, इसके लेवल इंक्रीज कर देता है। सही है। तो इसका एक्टिवेशन कौन है? एक्टिवेटर कौन है? एक्टिवेटर यही है, अगर बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फेट की कमी है तो ये इसको 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करके इसकी एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाती है और ये एब्जॉर्प्शन होगी। अब इसमें ये बात याद रखना जरूरी है कि ये नेगेटिव फीडबैक जो देता है ना तो खुद को ही इनहिबिट करता है। जब इसमें बहुत ज़्यादा 125 ज़्यादा बन जाते हैं तो ये खुद को इनहिबिट करता है, इस एंजाइम को इनहिबिट करके इसकी एक्टिवेशन खुद अपनी एक्टिवेशन रुकवा देता है। तो ये आपने ये बात याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आता है। इसके अलावा अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी तो हमारे साथ कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होंगे, जिस वजह से बोन्स पे भी ये नहीं होंगे तो बच्चों में क्या करेगा? बच्चों में यूरिक एसिड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से बोर्ड लिग्स होंगी। आप देखना ना, ये से बोर्ड लिग्स होते हैं, इसको जीनोवेरम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीनोवेरम कहते हैं। अगर बड़े लोगों को एडल्ट्स होते हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया कर लेता है और जिसकी वजह से बोन पेन एंड मसल वीकनेस होगी। और कैल्शियम अगर कम होगी तो उसकी वजह से टेटनी वाले सिम्टम्स आएंगे। हाइपोकेसिया में होगा ना, टेटनी होगी, स्पाजम्स होंगे, थोड़े से भी वो मसल कंट्रैक्शन कर जाएंगे। ये अब होता क्यों है? इसकी डेफिशिएंसी क्यों आती है? मैंने तो आपको एक्सप्लेन भी कर लिया। अगर सन एक्सपोजर हमारे साथ कम है, सन एक्सपोजर नहीं हो रहा, या माल एब्जॉर्प्शन है, हम फैट्स नहीं ले रहे, या स्टीराटोरिया है, या क्या कहते हैं बाइल एसिड्स मसिफिकेशन नहीं हो रही है, या डाइट में ही कैल्शियम और ये कम है, तो ये विटामिन डी ये सारा कम है, जैसे मिल्क वगैरह में होते हैं वो आप नहीं ले रहे तो इसकी वजह से इसकी डिफिशिएंसी होगी। इसके अलावा अगर सीकेडी हो, सीकेडी में क्यों होगा? इसकी एक्टिवेशन नहीं होगी। अगर आप डाइट वगैरह सब में ले रहे हैं लेकिन एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, तो जब भी एक्टिवेट ही नहीं होगा तो ये अपना काम नहीं करेगा। लिवर डिजीज में भी होता है। लिवर डिजीज में क्या होता है? ये स्टोर फॉर्म में मौजूद होता है, तो अगर ये नहीं होगा तो ये स्टोर ही नहीं होगा, इस वजह से भी इसकी डिफिशिएंसी आ जाएगी। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स होते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी नहीं होता, इसलिए आपने उनको ओरली बच्चों को देना होगा, ज़रूरी है। डार्क स्किन वगैरह में भी ये पूरा एक्सपोज नहीं होता तो उसमें भी डिफिशिएंसी होती है और सन की वजह से वो बन नहीं पाता डार्क स्किन में। अब अगर ये एक्सेस पे चला जाए, मतलब आपने विटामिन डी इतना दे दिया है, बॉडी में इतना जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये बात है कि उसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। कैल्शियम जो है बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो किडनी कब तक एब्जॉर्प्शन करता रहेगा? उसके सारे ट्रांसपोर्टर तो है ना वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, तो फिर ये यूरिन में भी अपीयर होगा, तो उसको क्या हाइपरकैल्सियूरिया होगा और एपेटाइट वगैरह लॉस हो जाएगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी ज़रूरी है कि जिसने भी ग्रेन्युलोमेटस डिजीजेस है, जैसे टीबी होगा, सर्काइडोसिस होगी, ऑटोइम्यून कंडीशन वगैरह होते हैं ग्रेन्युलोमेटस, वो क्या करते हैं? वो एक्टिवेशन करते हैं विटामिन डी की। कैसे करते हैं? जो मैक्रोफेजेस बन जाए उसमें जो मैक्रोफेज होते हैं ना, असल में छोटे-छोटे मैक्रोफेज बन के बड़े वो बना लेते हैं, जिसको एपिथेलियोइड कहते हैं। मैक्रोफेज एक दूसरे से मिलके बड़ा वो बना लेते हैं, एक बन जाते हैं, तो उसको एपिथेलियोइड मैक्रोफेज कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को एक्टिवेट करते हैं, ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज फिर विटामिन डी की एक्टिवेशन कर रहा होता है। तो इस वजह से ये आपको याद रखना जरूरी है। इसमें जैसे अगर आप सर्काइडोसिस देखते हैं तो उसमें विटामिन डी के लेवल या कैल्शियम लेवल ज़्यादा होते हैं, इस तरह दूसरे में भी होता है, क्योंकि उसमें फिर क्लासिफिकेशन भी हो जाती है ग्रेन्युलोमेटस वगैरह में, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तो ये था विटामिन डी के बारे में। अब अगर आगे जाके पढ़ लेते हैं विटामिन ई के बारे में, तो विटामिन डी में टोकोफिरोल और टोकोट्राइनोल ये चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। अब ये क्या है? इसका मेन फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट है। ये बात याद है कि अक्सर एमसीक्यू आते हैं, हमने विटामिन ए के बारे में भी पढ़ा कि एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन जो मेजर एंटीऑक्सीडेंट है वो विटामिन ई है। तो ये एमसीक्यू आता है, तो ये आपने याद रखना है कि सबसे जो मेजर ये एंटीऑक्सीडेंट है ये विटामिन ई है। तो ये प्रोटेक्ट करता है आरबीसीज को, मेम्ब्रेन्स को फ्री रेडिकल डैमेज से। अब अगर ये नहीं होगा तो इसकी वजह से ये डैमेज होगी, इसकी वजह से हेमोलिटिक एनीमिया काज होंगे। अगर आपको याद और ये इस पे माइक्रोस्कोप पे आप देखेंगे तो एकेंथोसाइटोसिस कहता है। अगर आपको याद हो, मैंने जब आपको एबिट लाइपोप्रोटीन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि उसमें भी एकेंथोसाइटोसिस होती है, विटामिन ई की डिफिशिएंसी में भी एकेंथोसाइटोसिस होती है। तो ये एमसीक्यूज आता है, ये भी आपने याद रखना है। हेमाटोलॉजी सेक्शन में अक्सर ये इस पे पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन जिनमें एकेंथोसाइटोसिस होती है, तो इसमें ही होती है। इसको बर्सिल भी कहते हैं, BU डबल आर बर्सिल डिफरेंट नाम से आता है। इसके अलावा तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा
क्या कर रहा होता है, इसमें डीमाइलिनेशन होती है, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स डीमाइलिनेशन करता है और साथ में जो स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट है उसकी भी, तो इसकी वजह से अटैक्सिया होगा, उसकी वजह से प्रोप्रायोसेप्शन और ब्रेस्ट नहीं जाएंगे। तो ये मिमिक करता है फ्रेडरिक अटैक्सिया की तरह, लेकिन उसमें बाकी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज नहीं होते जिस तरह फ्रेडरिक अटैक्सिया में होते हैं। तो आपने याद रखना जरूरी है कि ये किसकी तरह मिमिक कर रहा होता है, आपके साथ जी डिफरेंशियल में रख सकते हैं ये। इसके अलावा एक एमसीक्यूज आता है कि कौन सा जो विटामिन है जो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन करते हैं लेकिन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया उसमें नहीं होती, तो ये विटामिन ई है। क्योंकि न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन जो होती है वो विटामिन बी 12 डिफिशियंसी में भी होती है, उसमें भी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन आती है जिस तरह इसमें आती है डिमाइलिनेशन वगैरह होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जबकि ई विटामिन ई में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होगा। तो ये बात आपने याद रखना जरूरी है, और ना इसमें हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे, सही है नहीं, ये आपने याद रखना जरूरी है। और ना ये इसमें ये होगा मिथाइल मेलोनिक एसिड लीवर। तो इस वजह से आप इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि साइंस तो सेम होंगे लेकिन जब आप करेंगे तो इस पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर ये एक्सिस में ले लिया, विटामिन एक्सिस में है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एंटीरोकोलाइटिस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एंटीरोकोलाइटिस किस में होगा, इन्फेंट्स में होगा। तो सब में ये है एक्सिस ऑफ विटामिन ई का एंटीरोकोलाइटिस एंड इन्फेंट्स, सही है। इसके अलावा क्या कर रहा होता है, अगर हम हाई डोज में ये देंगे तो ये विटामिन के डिपेंड जो प्रोटीन से जो क्लोटिंग फैक्टर से फैक्टर 2 3 7 9 10 प्रोटीन सी एस, इसकी वजह से क्या करते हैं, इसको ये इफेक्ट करता है और वारफारिन के जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब फिर कोगुलेशन नहीं होंगी, और क्योंकि ये फैक्टर ये इसके बन नहीं पाते। तो ये था विटामिन ई के बारे में। आखिर में है विटामिन के इसमें जो ई शायद है फाइटोमेनाडाइन पाइलोक्विनोन, ये तो इतना जरूरी नहीं है, कभी आई नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना जरूरी नहीं है। विटामिन के क्या काम कर रहा होता है, विटामिन ए जो है ना कि कार्बोक्सिलेशन करता है ग्लूटामिक एसिड की, जब ये कार्बोक्सिलेशन कर लेता है तो उसकी वजह से सारे जो कोफैक्टर्स है इसकी क्या हो जाती है, मेचुरेशन हो जाती है, 2 7 9 10 प्रोटीन सी एंड एस सबकी एक्टिवेशन हो जाती है और ये एंटीकोगुलेशन के लिए यूज होता है। अब ये विटामिन के आर का होता है, तो जो इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा है उस वहाँ पे सिंथेसाइज होता है और यह लीफी ग्रीन वेजिटेबल से आ रहा होता है। अब इस वजह से जो बच्चे होते हैं उनमें ये इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा पूरी तरह फॉर्म नहीं होता, इस वजह से जब बच्चे जैसे पैदा हो जाते हैं तो हम उनको विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। तो इस वजह से उनको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर इनको ना लगाए तो न्यूनेटल हेमरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी स्पीड एपिडिटी होगा, क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर अगर मसला हो तो स्पीड एपिडिटी ज़्यादा होगा, लेकिन ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगी, क्योंकि प्लेटलेट्स तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। इसके अलावा इसकी डिफिशियंसी इस वजह से भी हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप ब्रॉस्पेक्ट एंटीबायोटिक्स यूज़ कर ले तो ये क्या कर लेते हैं, जो माइक्रोबायोटा है इंटेस्टाइन उसको वॉश आउट कर लेते हैं, डैमेज कर लेते हैं, इस वजह से फिर भी इसकी सिंथेसिस नहीं होगी। या हेपेटोसेलुलर डिजीज है लिवर में, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन होती है लिवर में इसकी एक्टिवेशन करता है विटामिन इनकी कोफैक्टर्स की, तो इस वजह से उनमें ये फिर नहीं होगी एक्टिवेशन, ये सारे कोफैक्टर्स नहीं बनेंगे। जैसे मैंने आपको विटामिन डी में भी कहा कि जो ब्रेस्ट मिल्क में होता है विटामिन डी नहीं होता, तो इस तरह इसमें विटामिन के भी नहीं होता। तो आपने ये याद रखना जरूरी है कि बच्चों को अपने विटामिन डी एंड के जरूर देने हैं, ताकि उनमें उसके हेमरेजिक डिजीज ना हो और रिकट्स वगैरह इनसे महफूज रहे। तो ये था फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। अल्लाह हाफिज़।